हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और खुश होना चाहिए, हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं नीति निदेशक तत्वों के बारे में ही। नीति निदेशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं, आपको पहले ही बता दिया गया। और कितने से कितने अनुच्छेद तक हैं? 36 से 51, आर्टिकल 36 to 51 राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में बात करता है। और भाग कौन सा है? भाग 4, पार्ट 4। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 39 39 का। 39 हमने पहले ही देख लिया था, परंतु 39 का एक सब क्लॉज है ये। 39 का समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता। आपसे पूछा भी जा सकता है कि समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 का के तहत 39 का राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे। विधिक तंत्र यानी कि जो हमारा विधि न्याय करने का जो तंत्र है पूरा का पूरा, उसके बारे में बात की गई है कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, न्याय आसान हो। समान रूप से न्याय सुलभ हो, न्याय आसान हो। जितनी पहुंच न्याय तक किसी अमीर व्यक्ति की है, किसी पावरफुल व्यक्ति की है, उतनी ही पहुंच, उतना ही सुलभ, उतनी ही आसान पहुंच एक गरीब या छोटे या निचले स्तर का व्यक्ति, चाहे वो शहर से हो चाहे गांव से हो, उसकी भी उतने ही स्तर तक पहुंच होनी चाहिए न्याय के लिए। तथा और वह विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। आर्थिक यानी कि ऐसा नहीं, मैंने अभी कहा ना कि इस समान अवसर होना चाहिए न्याय का, न्याय समान होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए। चाहे कोई गरीब है, अमीर है, गांव से है, शहर से है, लेडीज़ है, जेंट्स को है, सबको समान न्याय का अवसर मिलना चाहिए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी भी अन्य रीति से निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था भी की जा सकती है। निशुल्क यानी कि फ्री। क्या बात कही गई है? ऑल ओवर हमने पढ़ लिया है, क्योंकि पढ़ना बहुत आवश्यक है। मैंने आपसे पहले भी ये बात कही है कि क्या बात कही है मैंने आपसे कि सारी ही बातें जो शब्दावलियाँ हैं, जो शब्द कहे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको उसी तरीके से पढ़िए। समझा तो हम रही है, समझ मैं रही हूँ, आप समझ रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं? मैं समझा रही हूँ, आप समझ रहे हैं। तो परंतु उसके बावजूद भी आपको जो पूरी शब्दावली है, किस तरीके से बात लिखी गई है संविधान में, इस आर्टिकल के तहत किस तरीके के शब्द प्रयोग किए गए हैं, वो शब्द याद होने, उनका पता होना बहुत आवश्यक है। ज़रूरी नहीं है जो हमारी आम भाषा है उसी में पूछ लिया जाए। शब्दावलियाँ जो हैं, संविधान की जो भाषा है उसके तहत भी बात की जा सकती है। ठीक है, तो क्या बात कही गई है? समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता किस आर्टिकल में है? 39 का। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय से तात्पर्य यहाँ ये कहा गया है कि आप चाहे अमीर हो, गरीब हो, अच्छे पैसे वाले हो, पावरफुल हो, या फिर देहात से हो, गांव से अर्थात, या फिर शहर से हो, किसी अच्छे एरिया से बिलोंग करते हो, आप कुछ भी हो, लेडीज़ हो, आप जेंट्स हो, कहीं जो भी आपका स्तर हो, जीवन स्तर कुछ भी हो, आर्थिक स्तर कुछ भी हो, सामाजिक स्तर कुछ भी हो, आपको समाज में भी होता है ना कि भाई ये अमीर है, ये गरीब है, ये छोटा है, इस तरीके, यानी कि कुछ भी हो, XYZ कुछ भी, आपको समान न्याय मिलेगा। यानी कि अगर मर्डर करने के लिए जो सज़ा एक अमीर के लिए है, एक पावरफुल व्यक्ति के लिए है, वही सज़ा जो अगर किसी मर्डर छोटे इंसान ने, समाज के निम्न वर्ग ने, या फिर जिसकी आर्थिक स्थिति समाज में अच्छी नहीं है उसने किया है, तो दोनों को समान न्याय ही मिलेगा। वो बाकी सारी बातें अलग है कि सिचुएशन देखी जाती है, सेल्फ में मर्डर किया है, सारी बातें कानून से संबंधित है। वो सारे पेचीदगी, वो सारे जो लॉयर जो होता है, वकील जो होता है, वो सारी बातें पेश करता है, वो सारे कानूनी संबंधी मामले हैं। बस मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप मर्डर करते हैं, भाई मर्डर करना सबसे गलत बात है। हमारे पास ये हक नहीं है कि हम किसी का वो कह सके कि हम आपको सज़ा देंगे। अरे हम होते कौन हैं किसी को सज़ा देने वाले? नहीं होते ना, तो गलत बात है। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है कि चलिए मर्डर का छोड़िए, आप चोरी का एग्जांपल, आपने चोरी करी या फिर आप
करप्शन में पकड़े गए, जो भी गुनाह आपने किया है सेम गुनाह किसी पावरफुल इंसान ने किया है और वही गुनाह किसी निचले स्तर के आर्थिक स्तर वाले व्यक्ति ने किया है, या कोई गरीब है या फिर गांव से संबंधित है उसने किया है, तो दोनों को समान ही सज़ा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पक्षपात हो कि वो पावरफुल है तो उसे कम सज़ा मिलेगी, उसकी सज़ा माफ़ कर दो, और ये गरीब है इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, गाँव से बिलोंग करता है, उसको सज़ा पूरी दो या ज़्यादा दो, ये चीज़ नहीं। तो समान कानून। और साथ ही साथ अगर आप लॉयर अपॉइंट नहीं कर पाते हैं, वकील नहीं, आप नहीं हैं आपके पास इतना पैसा कि आप वकील हायर कर सके, अगर कोई केस है तो निःशुल्क विधिक सहायता भी प्राप्त करने का प्रावधान है आपको। दोनों बातें क्लियर रखिएगा कि आपको निःशुल्क सहायता प्रदान की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, गवर्नमेंट की तरफ से वकील दिया जाता है फिर जो आपके लिए केस लड़ता है, ठीक है, आपका वकील होता है, वो निःशुल्क होता है और उसको आपको कोई पेमेंट नहीं करनी होती। साथ ही साथ अनुच्छेद 40 में क्या बात कही गई है, क्या बात कही गई है अनुच्छेद 40 में? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायत किसका? ग्राम पंचायत। आप देखते हैं गांव स्तर पर पंचायतें होती हैं, तो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 40 में। आपसे पूछ सकते हैं कि डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्वों में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो अनुच्छेद 40 में। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो कुल मिलाकर ये बात कही गई है कि निचले स्तर तक भी प्रशासन अच्छा हो, सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई। और ये ग्राम पंचायतों का गठन कहीं ना कहीं गांधी जी के जो विचार थे उससे प्रेरित है, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि जो हमारा भारत है वो गाँव में बसता है। तो ये आप गांधी जी की आइडियोलॉजी देख सकते हैं अनुच्छेद 40 में, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 40 में, कि ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि समय समय पर इनको कुछ अधिकार भी देने चाहिए और दिए गए हैं। जब शुरू में ग्राम पंचायतों की बात की गई थी उस समय इनको संवैधानिक दर्जा या कुछ अधिकार प्राप्त नहीं थे, मात्र सिर्फ बात कह दी गई थी। परंतु 73 और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको कुछ शक्तियाँ सौंपी गई ताकि अपने क्षेत्र में सुचारू रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, जिससे गांव का भी विकास हो। जब शक्तियां ही नहीं होगी, कुछ पावर ही नहीं होगी, तो कैसे कार्य करेंगे वो? मात्र बात करने से, सिर्फ कह देने से तो नहीं होगा ना। तो यही बात की गई है कि ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कहाँ बात की गई है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। क्या कहा गया? कुछ दशाओं में काम, रोजगार अर्थात काम, शिक्षा, एजुकेशन, काम, शिक्षा और लोक सहायता, सोशल हेल्प पाने का अधिकार। वो दशाएं क्या होंगी? राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, ये बात भी क्लियर कर दी गई है। मैंने कहा ना, ये फोर्सेबल नहीं है, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप राज्य से कि ये चीज़ आप हमें दीजिए, वृद्धावस्था पेंशन दीजिए। क्या कहा गया है यहाँ पर? देखिए क्लियर, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकली कंडीशन, भाई पैसा होगा जब भी तो कुछ दे पाएंगे कुछ चीज़ें, पेंशन जब भी दे पाएंगे ना। पेंशन क्या होता है? पैसा ही तो देना होता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई भी कार्य, सिर्फ आप पैसा होना आवश्यक है किसी कार्य को करने के लिए, सभी कार्यों को, ज़्यादातर सभी कार्यों को करने के लिए पैसा बहुत आवश्यक है। तो राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, यानी कि जितनी भी विकास करने की उसकी सीमाएं हैं उसके भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के, यानी कि काम, सबको रोजगार का अवसर, मनरेगा, आपको पहले भी बताया था मनरेगा, सबको काम पाने का अवसर, तो काम, मनरेगा का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। शिक्षा यानी कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, इसका प्रावधान भी किया जाता है। साथ ही साथ बेकारी, बुढ़ापा, कोई बेकार है, बेकारी भत्ता भी आप देखते हैं समय समय पर कुछ गवर्नमेंट, राज्य गवर्नमेंटों के द्वारा बेकारी भत्ता भी दिया जाता है। बुढ़ापा, वृद्धावस्था पेंशन और निःशक्तता यानी कि आप दिव्यांगजन हैं,
तथा अन्य अनहरे अभाव की दशाओं में, या कुछ भी ऐसा अभाव है जैसे विधवा पेंशन भी दी जाती है बहुत सी राज्य गवर्नमेंट के द्वारा, तो अन्य अनहरे अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करता है। अगर आप इस तरीके से हैं, आपको कोई ऐसी कमी है, काम नहीं है, शिक्षा नहीं है, वृद्ध हैं, तो इसमें आपका है, आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगी, लोक सहायता देगी वो आपको। और ये सहायता देती कैसे? समय समय पर कुछ नीतियाँ बनाई जाती हैं, कुछ पेंशन दी जाती है, मनरेगा जैसे कार्यक्रम बनाए जाते हैं, किए जाते हैं ना, तो इस तरीके से इनके माध्यम से ये काम किए जाते हैं। नोट क्या है अब? बच्चों को मौलिक शिक्षा की आवश्यकता, बाल श्रम का प्रतिषेध। एक वाद हुआ था MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, उसमें कहा गया था कि अगर बच्चों के बाल श्रम का निषेध करना है, बलाश्रम जो आपको देखते हैं ना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में लगा दिया जाता है, तो कि अगर उसको ख़त्म करना है तो सबसे पहले उनके लिए शिक्षा अनिवार्य करनी पड़ेगी, ये बात कही गई थी। तो यहाँ पर ये कहा भी गया है कि शिक्षा का गवर्नमेंट से कहा गया है कि आप निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और ये शिक्षा दी भी जाती है, समय अब भी दी जाती है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है ना। आप आंगनबाड़ी में भी देखते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, अगर आपके आसपास आंगनबाड़ी है तो वहाँ पे उनको मिड डे मील भी प्रोवाइड कराया जाता है, स्कूल्स में भी मिड डे मील प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब लोक सहायता ही तो हैं और राज्य के द्वारा ही चलाया जाता है। और राज्य ये सब कार्य किसके तहत करती है? नीति निर्देशक तत्वों के तहत ही तो करती है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं का तथा साथ साथ प्रसूति सहायता का उपबंध, यानी कि जो काम करने की दशाएं हैं, अगर आप किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में या कहीं भी काम कर रहे हैं तो वो दशाएं ऐसी होनी चाहिए जो सही हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पानी पीने का अच्छा साधन नहीं है, वॉशरूम नहीं है, जो वहाँ का जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ का वातावरण शुद्ध नहीं है, आपकी जान को हानि है, उस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर पानी होना चाहिए, जो फैसिलिटीज़ है, मूलभूत आवश्यकता है वो होनी चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, पानी होना चाहिए। गर्मी है तो भाई पंखे की भी, क्योंकि इंसान है, गर्मी लगेगी। अब जून जुलाई में कितनी गर्मी होती है, आपको कहा दिया जाए कि नहीं आपको धूप में ही काम करना है तो कैसे होगा? तो इस तरीके की आवश्यकता है, कुछ मानवोचित आवश्यकताएं जो ज़रूरी है एक इंसान के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो आपका काम कर रहा है तो आप उसको निर्दयी तरीके से उससे काम लेंगे, बिल्कुल नहीं। उसके लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। लंच देना होगा आपको, अवकाश भी देना चाहिए, लंच भी दिया जाता है ना बीच में। ऐसा नहीं है कि बस आप सुबह चले गए कंपनी में, आप सीधे शाम को ही निकलेंगे, ना पानी की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, ना लंच टाइम है, ना वॉशरूम है, ना फिर साफ़ सफाई है, ना वातावरण ही शुद्ध है वहाँ का जो आसपास का। हो सकता है कि वहाँ पर इस तरीके का कार्य होता है जिससे आपके को सांस लेने में दिक्कत हो, तो क्या है वो इस तरीके की कुछ चीज़ प्रोवाइड कराएं आपको, मास्क वगैरह, जिससे आप मुंह पर ढक सकें उसको काम को करते समय। तो ये क्या है? ये सब है कि काम करने की दशाएं ठीक होनी चाहिए, मानवोचित होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रसूति सहायता क्या होती है? जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, जब उनकी डिलीवरी होती है तो उसका उपबंध भी के बारे में भी बात करते हैं। प्रसूति सहायता आप देखते हैं ना, जब कुछ राज्यों में प्रसूति कि अगर आपको लड़की होती है तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा, या फिर ये भी कही जाती है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है कि जो भी औरतें प्रेग्नेंट हैं उनको इतना अनाज या ये सारे इंजेक्शंस, ये प्रोटीन्स की गोलियां, ये सब दी जाती हैं ना। तो वो क्या होता है? प्रसूति सहायता ही होती है। और ये किसके तहत जाती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के में ये लिखा गया है। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व में दिशा निर्देश राज्य को दिए गए हैं, कहीं ना कहीं राज्य ये उन्हीं के तहत कार्य करता है, उन्हीं को फॉलो करता है, उन्हीं के दिशा निर्देश पर, इसी दिशा निर्देश पर कार्य करता है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि।
जो भी कर्मकार है उनके लिए पर्याप्त मजदूरी होनी चाहिए, वेतन होना चाहिए उनका। ऐसा नहीं है कि आप उनसे 24 घंटे काम ले रहे हैं, 8 घंटे जितना भी आप काम ले रहे हैं और उनको पर्याप्त वेतन नहीं दे रहे, तो ये भी गलत है ना। तो यही कहा गया है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि इतनी पेंशन, इतनी वेतन होना चाहिए उनका, इतनी मजदूरी होनी चाहिए कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उनको, और जितना काम वो कर रहे हैं उसकी उचित मजदूरी भी मिलनी चाहिए। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग, कृषि हो गए, उद्योग हो गए, या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को, जो भी किसी भी काम करता हो, कृषि से संबंधित काम करता हो, उद्योग हो, जो भी काम वो करता हो, तो अन्य कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित। अवकाश का संपूर्ण यानी कि छुट्टी वाले दिन भी आपको आप देखते हैं पार्क वगैरह होते हैं, क्या होता है ये भी कहीं ना कहीं, यानी कि अगर आपकी छुट्टी है तो आप उसका भी अच्छा उपयोग कर सकें। तो पार्क बनवाए जाते हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें झूले वगैरह लगाए जाते हैं ताकि बच्चे वहाँ जाकर खेलें, बड़े भी वहाँ जाकर घूम सकें, अच्छा शुद्ध वातावरण ले सकें, घूम सकें, छुट्टी का अवसर लाभ उठा सकें। उठाते हैं ना, जाते हैं, आसपास पार्क होते हैं, बिल्कुल देखा होगा, इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। कि यही कहा गया कि अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टता ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो ये बात कही गई है कि कर्मकारों की मजदूरी, पर्याप्त मजदूरी होनी चाहिए, साथ ही साथ अवकाश का अवसर होना चाहिए और सांस्कृतिक और सामाजिक अवसर भी प्राप्त कराए जाएंगे। ठीक है। और आप देखते हैं समय समय पर जो कुटीर लघु उद्योग होते हैं उनको बड़े ऊंचा स्तर देने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, उनका व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ स्कीम लाई जाती है एमएसएमईज के लिए। एमएसएमईज बोलते हैं ना लघु उद्योगों को, सूक्ष्म और लघु उद्योग को। तो उसके लिए हमारी सरकार समय समय पर कुछ प्रावधान लाती है कि आप, और गवर्नमेंट के तहत लाई भी है, एक स्कीम लाई गई है जिसके तहत जो सरकारी मंत्रालय हैं उनको कुछ % अपने जो भी प्रयोग में वस्तुएं आती हैं वो लघु उद्योगों से, लघु और मध्यम उद्योगों से खरीदना आवश्यक है। तो किस लिए लाती हैं सारी स्कीम? एमएसएमईज के लिए, लघु उद्योगों के लिए क्यों लाती है? ताकि उनका जो स्तर है, उनका व्यापार, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनका खुद का जीवन स्तर भी बढ़ेगा। तो सरकार इस चीज़ में हेल्प प्रोवाइड कराती है। लिखा भी गया है ये कि उद्योगों को व्यक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास भी किया जाएगा राज्य के द्वारा। 43 का क्या बात करता है? 43 का यानी कि 43 का सब क्लॉज का 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। क्या कहा गया है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, यानी कि मैनेजमेंट में रखा गया है उद्योगों के कर्मकारों को। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ आप जा रहे हैं और बस मजदूरी 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 कर रहे हैं, आप कुछ बात ही नहीं रख सकते कि ये गलत है ये सही है। तो ये बात क्लियर कह दी गई है कि जो उद्योगों का प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसमें कर्मकारों को रखा गया है। वो बात बोल सकते हैं कि चीज़ ऐसे होनी चाहिए, गलत है, ये तरीका सही है। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट यही तो होता है कि आप बात रख सकें, अपनी बता सकें ये गलत है ये सही है, इस तरीके से कार्य करो। राज्य किसी उद्योग में लगे उपक्रमों, स्थापनाओं या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। यानी कि अगर ऐसा है, कोई जगह ऐसी है, कोई क्षेत्र ऐसा है जिसमें मैनेजमेंट में कर्मकारों को नहीं रखा गया है, तो राज्य इस तरीके से कदम उठा सकता है कि वहाँ का जो कर्मकार है उसको मैनेजमेंट के तहत लाया जा सके। साथ ही साथ 43 खा क्या कहता है? 43 खा, ख खरगोश, याद रखिएगा। 43 खा सहकारी समितियों का उन्नयन। जो सहकारी समितियां होती हैं ना, उनके बारे में बात की गई है कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन के उन्नयन का प्रयास करेगा। जो सहकारी समितियां होती हैं
होती है ना सहकारी समिति, आप गांव स्तर पर देख सकते हैं, जो बेसिकली राज्य की सहायता से ही कार्य करती हैं। राज्य का उनके ऊपर आप कह सकते हैं कि राज्य का हाथ होता है उनके ऊपर कि ठीक है आप ये काम कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा स्तर है, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या, खाली अकेले राज्य काम कैसे कर सकता है, उसको हेल्प की तो आवश्यकता पड़ेगी ना। तो वो इसी तरीके की सहकारी समितियाँ खोलता है, संगठन बनाता है। तो यही कहा गया है कि सहकारी समितियों का उन्नयन, सहकारी जो समितियां हैं क्षेत्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, उनके उन्नयन की बात की गई है, उनकी बढ़ोतरी की बात की गई है, उनका कार्य संचालन सही प्रकार से हो, इसमें राज्य भी इसको देखेगा। ठीक है, क्लियर तरीके। आपने कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद देखें? हमने देखे 39 का 40 देख लिया, 41, 42 के तहत हमने 43 और 43 के तहत हमने सब क्लॉज का और खा, ये देखिए। अब और टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 36 से 51 तक तो हैं, तो इसका एक लेक्चर और भी आएगा। चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं, एक लेक्चर और आएगा भी नीति निदेशक तत्वों पर। धन्यवाद।